तो एक ऐसे मंत्रिमंडल में जिसमें अश्विनी वैष्णव जैसे नाम हो, एस जयशंकर हो, जहां पर हरदीप सिंह पुरी हो, उसमें क्या इस नजरिए को दरकिनार किया जा सकता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश चुनावों पर भी नजर रहा है और उत्तर प्रदेश के चेहरे लाकर उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जातीय समीकरण को भी साधा गया है, यानी थोड़ी राजनीति और थोड़ा परफॉर्मेंस? देखिए, राजनीति बहुत अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जो तमाम जातियां हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके समीकरण को ख्याल में रखा जाए, इस पे प्रधानमंत्री ने खासा जोर दिया है। इसके अलावा आप इस बात को ख्याल में रखिए कि एक मैसेज जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सरकार की तरफ से इस कैबिनेट एक्सपेंशन के जरिए भेजा जा रहा है, वो ये कि ये अब की बार ओबीसी सरकार, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी 27 ओबीसी मिनिस्टर्स होंगे। सरकार का दावा है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी की। ये 27 जो ओबीसी मिनिस्टर्स हैं वो अलग 19 जातियों से आते हैं, जिनमें यादव, कुर्मी, जाट, दर्जी, कोली, वोकलिगा समाज के मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा 12 दलित समाज के, एससी कम्युनिटी की 12 अलग अलग जातियों के 12 मंत्री इस कैबिनेट में शामिल हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो 8 ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं जो कि 7 अलग अलग एसटी जातियों से आती हैं। तो कोई भी ये कहे कि जाति या समीकरण ये इंपॉर्टेंट नहीं या राजनीतिक नजर प्रधानमंत्री की नहीं, ऐसा कतई नहीं। उनकी कोशिश है कि सरकार ये मैसेज भेजे कि हम पिछड़ी जातियों के, जो लोग पहले क्या था, जो पिछली सरकार थी उसमें ऊंची जातियों के ज्यादा मंत्री होते थे, ये कोशिश कम से कम की जा रही है कि ओबीसीज, दलित, ट्राइबल पर खासा जोर हो इस पूरे कैबिनेट मंत्रालय के। अगर आप देखें कि जनरल कास्ट के केवल 29 मिनिस्टर्स हैं, जिनमें लिंगायत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, पटेल और मराठा और रेड्डी कम्युनिटीज इंक्लूडेड हैं। 29 हैं और 27 तो ओबीसी हैं। इसमें अगर आप जोड़ देते हैं 8 ट्राइबल, 27 और 8 आपने जोड़ दिए और 12 आपने जोड़ दिए जो कि दलित मिनिस्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं पिछड़ी जो जातियां हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जनरल कम्युनिटी से कहीं ज्यादा है मोदी 2.0 की इस नई टीम में। श्वेता, राहुल, लेकिन इसके साथ एक और चीज हो जाती है ना, जो मतुआ समुदाय, जिसका मुझे सबसे बड़ा विरोधाभास यही लगता है कि वोटर हैं लेकिन नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। ये भी एक बहुत बड़ी मैसेजिंग हो जाती है उस समुदाय का एक व्यक्ति अगर आज शपथ ग्रहण करता है। नहीं, आप ये भी देखिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह खुद मतुआ समाज के नेताओं से मिले, उनके साथ उन्होंने खाना खाया, वो तस्वीरें आई। प्रधानमंत्री मोदी उस इलाके में गए, उन्होंने आशीर्वाद लिया, लोगों को संबोधित किया और बीजेपी नहीं जीती। और इस वक्त हकीकत यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट खटाई में है। इस वक्त अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, जो कि इस तरह की चीज़ों पर बार बार बयान देते हैं। और कमला हैरिस का तो इतिहास रहा है इस तरह की चीज़ों पर, और डेमोक्रेट्स के कई सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो इस तरह की चीज़ों पर बयान देते हैं। ऐसे में जब चीन भारत की सीमा पर टिका है और एलएसी पर भारत और चीन के बीच में जो गतिरोध है वो बना हुआ है, सीए को पुश कर पाना क्योंकि उसका इंटरनेशनल ब्लो बैक होगा तो मुश्किल है। तो ऐसे में शांतनु ठाकुर को प्रमोट करके मतुआ समाज के नेता को एक अहम पोर्टफोलियो देके सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये दिखाएं कि हम आपके साथ हैं। सीए के रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं, साल से ज्यादा हो चुका है। नड्डा जी ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि हम इनको नोटिफाई करेंगे, लेकिन अब तक हकीकत तो यह है कि नोटिफाई नहीं हुए। और जो अभी जियो पॉलिटिकल सिनारियो है दुनिया भर में, उसके मद्देनजर इनको नोटिफाई कर पाना भी खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विरोध को देखते हुए काफी मुश्किल होगा। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि आप चिंता ना कीजिए, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। जी, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी बहुत बड़ी है और इसीलिए मतुआ समुदाय जिसका नाम हम ले रहे हैं उसमें एक लंबे समय तक हमने देखा कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के ही वोटर हुआ करते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की रैली के बाद जब तृणमूल ने सोचा कि अभिषेक बनर्जी को जाना था रैली के लिए, उस मैदान में अचानक जो फसल है वो लहलहाने लगी थी और रैली का मैदान बदल देना पड़ा था। ये उस समुदाय से जुड़े लोगों के अलावा कोई कर नहीं सकता था, राजनीतिक तौर पर हो नहीं सकता था, क्योंकि निजी खेत थे वो इलाके जहां पर ये रैलियां होती थी। तो ये सारी चीजें अगर उस समय समुदाय साथ रहा तो आज उसे ये भी एक वादा और आश्वासन इस मंत्रिमंडल के जरिए दे दिया गया कि देखिए, एक मंत्री ने शपथ ले ली है, अब नागरिकता की जो बात है वो आगे सुलझेगी। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी कैबिनेट को अगर हम अभी देख रहे हैं और उन नए चेहरों को देख रहे हैं, पुराने चेहरे भी इसमें हैं लेकिन एक नए विभाग के साथ, कुछ चेहरों के विभागों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
और राहुल वही चीज दिख रही है कि जहां पर एक कंटिन्यूटी की आवश्यकता है, चाहे वो रक्षा हो चाहे वो वित्त हो, जहां पर इस समय सबसे अधिक चैलेंजेस पिछले 1 साल से लेकर आगे भी अभी चल रहे हैं, वहां पर कोई रद्दोबदल नहीं, कोई फेरबदल नहीं। ये सवाल जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक दफा मैंने उनसे अहमदाबाद में गांधीनगर में पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि आपको मेरा, ये पीएम बनने से पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे काम करने का तरीका समझना होगा, मैं बड़े चेंजेस नहीं करना चाहता, ये मेरी टीम है, मैं अपनी टीम को साथ में लेकर चलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में अक्सर पहले यही धारणा थी कि वो अपनी कोर टीम को चेंज नहीं करते हैं, और ये खुद वो कहा करते थे। इसमें तो बड़ा फेरबदल हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बिग 4 हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो 4 नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के सबसे अहम विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उसके नहीं, तो अगर आप, जैसे श्वेता आप क्रिकेट कवर करती हैं, ओपनिंग बैट्समैन मतलब आपका सचिन तेंदुलकर वही है, आपका विराट कोहली वही, आपके दोनों ओपनर मोदी और अमित शाह वही हैं, वन डाउन आपका वही है, राजनाथ सिंह है, इसके अलावा आपके नंबर 2 भी वही हैं, जिसमें निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी और जयशंकर आते हैं। तो 5 तक तो आपके खिलाड़ी वही। उसके नीचे की जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी एक तरीके से चेंज कर दी गई है, जिसमें कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर आते थे। तो शुरुआती बैटिंग ऑर्डर सेम है, नीचे का बैटिंग ऑर्डर आप देखते हैं तो एक न्यू लुक टीम मोदी है ये श्वेता जी। और उसमें कृषि को लेकर भी चर्चा थी कि क्या कृषि को लेकर होगा, लेकिन अपनी जगह बनाए हुए हैं अभी भी, वहां पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। यानी कि जो शायद इतने सारे फेरबदल के बाद किसान संगठनों को लग रहा होगा कि कहीं ऐसा कुछ बदलाव हो जाए तो विपक्षी दल भी इस समय हावी हो सकते थे उन चीजों को लेकर, लेकिन वहां पर हमने कोई बदलाव देखा नहीं है। तो जो एक एक करके हम मंत्रियों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं वो हम एक बार फिर आपको बता देते हैं। जो 30 जो कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उनके चेहरे हम आपको एक तरफ स्क्रीन में दिखा रहे हैं और एक एक करके हम उन सबके बारे में आपको जानकारियां भी दे देते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि जो टॉप 4 हैं उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, लेकिन कई ऐसे अहम मंत्रालय जिनमें आप नया चेहरा अब देखेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, रक्षा मंत्रालय तो राजनाथ सिंह ही हैं। अमित शाह को एक अतिरिक्त मंत्रालय मिला है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। हिंदुस्तान के पहले वो होंगे जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, उनके बाबत ये मंत्रालय, इसका गठन किया गया है, इसकी जरूरत को महसूस करते हुए। नितिन गडकरी का मंत्रालय वही है, निर्मला सीतारमण वही जिम्मेदारियां अपनी निभाएंगी और नरेंद्र सिंह तोमर भी कृषि मंत्रालय संभालेंगे। डॉक्टर जयशंकर का मंत्रालय कायम है, डॉक्टर अर्जुन मुंडा का मंत्रालय कायम है, स्मृति ईरानी अब केवल एक मंत्रालय यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगी। पीयूष गोयल अब मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स भी अब वो हो गए हैं, यानी कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल के पास जा चुका है। प्रहलाद जोशी जो है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइंस। नारायण राणे जिनका आज शपथ ग्रहण हुआ है वो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रहेंगे। साथ ही सर्बानंद सोनोवाल असम से आए हैं, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और साथ ही मिनिस्टर ऑफ आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सर्बानंद सोनोवाल संभालेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी का मंत्रालय कायम है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। गिरिराज सिंह अब ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय संभालने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको पहली बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं मोदी सरकार में, वो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे देश के नए। मिनिस्टर ऑफ स्टील होंगे आरसी प्रसाद। जेडीयू को का जो माफ कीजिएगा, रामचंद्र प्रसाद सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं। साथ ही अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नया नाम और ये एक टेक्नोक्रेट जिनके ऊपर अभी निगाहें बहुत लगेंगी क्योंकि मंत्रालय काफी अहम इन्हें सौंपे गए हैं। देखना है कि वहां पर क्या। अब देखिए, पशुपति पारस जो है वो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। डॉक्टर ये गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति यानी उनका मंत्रालय यहां पर कायम है। किरण रिजिजू अब नए कानून मंत्री देश के हो गए हैं। रविशंकर प्रसाद के पास जितने भी मंत्रालय थे इस्तीफा उनका हुआ और उसके बाद से अलग अलग उनके मंत्रालय अलग अलग लोगों के जिम्मे अब, जिसमें अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत अब आईटी मंत्रालय आएगा और किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर देश के नए। श्री राजकुमार सिंह मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हरदीप सिंह पुरी
अब संभाल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे थे। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी उनके अधीन अभी भी है।